अगर यहाँ 3 रह गया तो 13 में 4 गए 9। सो आंसर योर V नॉट इज 9.6 वोल्टेज। दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब तक हमने 8 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, और अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम को कंक्लूड करूं तो ध्यान से सुनिएगा। जो सुपरपोजिशन थ्योरम है इसको हम बिल्कुल समरी की फॉर्म में लिखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है कम से कम 2 सोर्स होने चाहिए तभी लगेगी। और सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? लीनियर एक्टिव बाइलैटरल नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन एनर्जी सोर्स, द ओवरऑल रिस्पॉन्स and the response meaning is current or voltage in an element is obtained when the other elements are replaced by their internal impedance। तो इसका मीनिंग मैंने देख लिया था। फिर मैंने वहीं पे, अगर आपको ध्यान हो, एक न्यूमेरिकल कराया था जिससे कि वो जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट हमने 3 न्यूमेरिकल लिए थे। उस न्यूमेरिकल की हेल्प से हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज थ्योरम के देखे थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिए थे कि हमने लिमिटेशन देखी थी कि सुपरपोजिशन थ्योरम कब, कहां और कैसे लगेगी, नहीं लगेगी। फिर नोट पॉइंट देखे थे। मैंने नोट पॉइंट में ये दिखाया था कि अगर आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में है तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे। डिपेंडेंट सोर्स के इंडिपेंडेंट जो स्टेप्स काउंट नहीं किए जाएंगे, और जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको ना ओपन करते हैं ना शॉर्ट करते हैं। तो ये मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। और फिर मैंने लास्ट एक चीज और दिखाई थी कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट यूज फॉर द पावर कैलकुलेशन। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो पावर कैलकुलेशन के लिए इसलिए यूज नहीं होती है क्योंकि अगर दोनों सोर्स जो उनकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, जैसा कि डीसी में होता है, तब जो टर्म होता है P goes to P1 I1 स्क्वायर R प्लस I2 स्क्वायर R प्लस 2 I1 I2 R, ये टर्म जो है 0 नहीं होता है। और अगर ये टर्म 0 नहीं होता है तो जो प्रिंसिपल है पावर सुपरपोजिशन वो वैलिड नहीं होता है। फिर इसी के पैरेलल में एक चीज देखी थी, अगर ये टर्म 0 हो जाए, दैट इज 2 I1 I2 R 0 हो जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ पावर सुपरपोजिशन वैलिड होगा। और वैलिड होगा तो कब होगा? वो कब होगा तो हमने बताया था 2 कंडीशन हैं। अगर दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाए, एक AC आ जाए एक DC आ जाए, या दोनों AC अलग अलग आ जाएं, ऐसा भी होता है अगर आप इसकी और एडवांस स्टडी करेंगे तो। फिर हमने देखा था दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। सपोज क्या हो जाए, पहले की भी 50 हर्ट्ज हो जाए, दूसरे की भी 50 हर्ट्ज हो जाए, बट उन दोनों के में जो सोर्स है उनके में फेज डिफरेंस जो है 90 का मल्टीपल होना चाहिए, तब भी ये एक्सप्रेशन 0 आता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कब वैलिड होगी, कब वैलिड नहीं होगी पावर कैलकुलेशन के लिए, इस बात पे हमने काफी डिटेल स्टडी कर ली। अगर मैं लास्ट देखूं कि हमने लास्ट पूछा था व्हाई सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन, तो आंसर मिल गया होगा। फिर हमने पूछा था एट व्हाट कंडीशन इट कैन बी यूज्ड फॉर द पावर कैलकुलेशन, ये इसका भी आंसर मिल गया होगा। फिर लास्ट मैंने इसका प्रूफ कराया था, अगर सुपरपोजिशन थ्योरम से सिर्फ न्यूमेरिकल में ऐसा दिया जाए, ना रेजिस्टेंसेस हो ना वोल्टेज सोर्स हो, डायरेक्ट सिर्फ पावर की बात करें कि एक पर्टिकुलर सोर्स है V, उसको मैंने यूज किया था तब पावर 4 वाट थी। फिर दूसरा एक सोर्स था I एम्पियर का, उसकी वजह से जो पावर थी वो 9 वाट थी, और सर्किट में कोई भी अदर कंडीशन डिफाइन नहीं है, तब हमने देखा था। फिर कहता है कि टोटल पावर क्या होगी, तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था कि P द पावर इक्वल्स टू रूट ऑफ P1 प्लस माइनस रूट ऑफ P का होल स्क्वायर। तो हमने वहां से आंसर देखा था, 2 पॉसिबिलिटी आती है। अगर एक बार प्लस लेंगे तो 4 का स्क्वायर जो है 2 और 9 का स्क्वायर जो है 3, तो 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25 वाट। फिर एक बार अगर मैं माइनस करूंगा तो एक बार आंसर आएगा रूट 4 का जो है रूट है वो 2 आएगा, और 9 का 3 आएगा, 2 माइनस 3 -1, एंड -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो वहां पॉसिबिलिटी वाले आंसर आएंगे। और एक बार आपके एग्जाम में जो मैंने फॉर्मूला प्रूफ करा था कि P बराबर रूट P1 प्लस माइनस रूट P2 का होल स्क्वायर, ये भी आ चुका है। ये कैसे आया इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हुई अब तक सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में हुई। लास्टली और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ यूज होती है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो इंपॉर्टेंस है वो इलेक्ट्रिकल में नहीं है, बट
हम सिर्फ नेटवर्क में इसको यूज करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम को अगर मैं और एप्लीकेशन बताना चाहूँ तो सुपरपोजिशन थ्योरम का एप्लीकेशन जो है ऑप-एम्प में है, और ऑप-एम्प में जब हम डिफरेंस एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो वहां उसका प्रूफ जो है सुपरपोजिशन थ्योरम के हाथ से बहुत इजी हो जाता है। और एक एप्लीकेशन और है, जब अगर आप डायोड पढ़ेंगे तो डायोड में एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों अगर प्रेजेंट है तो उस समय कंबाइंड अगर पावर पूछ ली जाएगी तो सुपरपोजिशन थ्योरम से ही लगेगी। और मेन जो एप्लीकेशन है इस थ्योरम का वो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में एज सच कोई यूज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जो है हम अगर पावर की बात करें तो पावर जो है सेम फ्रीक्वेंसी पे सेंड की जा रही है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। आई होप सो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अब समझ में आ गई होगी, काफी डिटेल स्टडी कर ली है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी थेवेनिन्स थ्योरम पर। बढ़ते हैं आगे, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने डीसी सर्किट की लास्ट प्रॉब्लम्स, दैट इज नेटवर्क थ्योरम्स। हमने जैसा कि बताया आपको, अब तक हमने मैश और नोडल लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था। इसके बाद जो हमारा डीसी सर्किट एनालिसिस में जो लास्ट टॉपिक रह जाता है दैट इज व्हाट, नेटवर्क थ्योरम्स। सो इन आवर सिलेबस वी हैव 6 टाइप्स ऑफ थ्योरम। फर्स्ट इज सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर, रेसिप्रोसिटी एंड मिलमैन। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, क्योंकि जो हमने अब तक पढ़ा है वो सब कुछ अप्लाई करना है एक साथ। एक साथ का मतलब क्या है, ओम्स लॉ भी लगेगा, किरचॉफ लॉ भी लगेंगे, करंट डिवाइडर भी लग सकता है, वोल्टेज डिवाइडर भी लग सकता है, और नोडल, मैश, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एवरीथिंग यू कैन अप्लाई नाउ। That depends upon you how easily you can pick up your numerical. Now, first thing, जो हमारे सिलेबस में मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ किस थ्योरम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बात करूं तो आपकी जो सुपरपोजिशन थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्री, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल थ्योरी लिमिटेशन कुछ भी बनेगा। सिमिलरली ये जो 3 थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, दीज आर रिलेटेड थ्योरम। अगर एक थ्योरम आपको क्लियर हो गई then you will have crystal clear picture of all these theorem. So the most important अगर मैं बात करूं तो ये है, that is 3 star theorem। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली थ्योरम तो यही है। फिर अगर मैं किसी को 2 स्टार दूंगा, अगर मैं किसी को 2 स्टार दूंगा तो वो 2 स्टार थ्योरम जो है वो सुपरपोजिशन थ्योरम है। फिर अगर मैं सिंगल स्टार दूंगा, सिंगल स्टार थ्योरम जो है वो ये है। और जो मिलमैन्स थ्योरम है इसके क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? सो इंपॉर्टेंस वाइज मैंने आपको बता दिया कौन सी थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव 6 टाइप ऑफ थ्योरम, 1 बाय 1 हम एक थ्योरम को कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चन छूट ना पाए। क्लियर है? सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहली बात जो है सुपरपोजिशन थ्योरम, इट इज बेस्ड ऑन linearity property. It is based on linearity property. क्लियर है? और किसी भी चीज को लीनियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर आपको याद हो, एडिटिविटी प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को क्या कराना, होल्ड कराना पड़ेगा। सो मेनली द फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस थ्योरम इज व्हाट, सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है? एंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी मींस इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रॉपर्टी, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। अब हम पहली थ्योरम जो स्टार्ट कर रहे हैं उस थ्योरम का नाम हमने बता ही दिया, सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम का सबसे पहली बात जो है वो है स्टेटमेंट से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और उनको हम लोग अप्लाई भी करेंगे। क्लियर है बात? सो सबसे पहले मैं जो स्टेटमेंट है उसको रिपीट कर रहा हूं। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी लीनियर, सो इन एनी लीनियर हम लोग पढ़ चुके हैं। लीनियर लोग कौन कौन से होते थे, आर, एल और सी, तीनों एलिमेंट आर एल से लीनियर होते थे। एक्टिव कौन से होते थे अगर आपको बताओ, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। बाइलेटरल एलिमेंट कौन से होते थे या फिर आपको याद है, आर एल सी। क्लियर है बात? और आपको पता है एसी सोर्स भी बाइलेटरल होता था। हैविंग मोर देन वन एनर्जी सोर्स, हैविंग
मोर देन वन एनर्जी सोर्स। दैट मीन्स इस थ्योरम को लगाने के लिए ये एक मैंडेटरी कंडीशन बन गई कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगी जब एक से ज्यादा सोर्स हो। अगर सिंगल सोर्स प्रेजेंट हुआ तो सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगेगी। क्लियर है बात? So superposition theorem states that in any linear active bilateral network having more than one source, the response across any element, अब यहां पर एक वर्ड और आया response, ठीक है, across any element। और response अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है? रिस्पॉन्स जो हो सकता है, किसी बंदे के पास वोल्टेज निकालने को कह दिया जाए या क्या कह दिया जाए, करंट निकालने को कह दिया जाए। सो द रिस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट दैट मे बी द वोल्टेज और करंट इज द सम ऑफ द रिस्पॉन्स ऑब्टेन फ्रॉम ईच सोर्स कंसीडर्ड सेपरेटली। मीनिंग क्या है, अगर किसी भी मैं पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस टोटल वोल्टेज या टोटल करंट निकाल रहा हूं तो वो कैसे निकला होगा? मैंने एक सोर्स की वजह से इसमें रिस्पॉन्स निकाला होगा, फिर दूसरे की वजह से निकाला होगा, फिर उन दोनों को क्या कर दिया होगा? ऐड कर दिया गया होगा, कंसीडर्ड सेपरेटली, एंड ऑल अदर सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस। नाउ एक और खास बात मुझे यहां से समझ में आ गई कि इंटरनल इंपीडेंस रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कौन अपने इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस किया जाता है? जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। सो जो वोल्टेज सोर्स है दे आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किटेड और 0 इंपीडेंस। सिमिलरली अगर मैं दूसरी बात करूं, जो करंट सोर्स हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो दे आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किटेड एंड द वोल्टेज सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये ध्यान रखिए, जो हमने पुराना पढ़ा है वो डिटेल में इसीलिए पढ़ा है कि हम हर एक चीज का मीनिंग निकाल पाए और हमें सारी चीजें क्या रहे, क्लियर रहे। तो मेरे हिसाब से मीनिंग समझ में आ गया होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम में करते क्या है। सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते समय सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो एक से ज्यादा सोर्स होने चाहिए। एक से ज्यादा सोर्स होने का मतलब क्या है? 2 वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, 2 करंट सोर्स हो सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स या एक करंट सोर्स या एक करंट सोर्स या एक वोल्टेज, कम से कम इतनी कंडीशन मैंडेटरी है। सो नंबर ऑफ जो सोर्स है, अगर मैं मैंडेटरी कंडीशन यहाँ पे बनाऊं, सो नंबर ऑफ सोर्स अगर n है, सो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। द नंबर ऑफ सोर्स जो है इस थ्योरम में कम से कम कितने हो? 2 हो। चाहे वो वोल्टेज हो जाए, चाहे करंट सोर्स हो जाए, चाहे वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज सोर्स हो जाए। अगर एक सोर्स हो गया तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ये मैंडेटरी कंडीशन हो गई। तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते समय सबसे पहली बात ध्यान क्या रखनी है कि कम से कम 2 सोर्स हो, और जब कम से कम 2 सोर्स होंगे तो हमें किसी भी एलिमेंट में टोटल करंट या टोटल वोल्टेज निकालने को कहा जाएगा। तो हम करेंगे क्या? एक सोर्स की वजह से उसमें रिस्पॉन्स निकालेंगे, उस समय दूसरे को क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। ऑफ का मतलब ऑन, ओपन या शॉर्ट कर देंगे। उस समय दूसरे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो पहले वाले को यूज किया है उसे ऑफ कर देंगे। ऑफ का फिर यह मतलब होगा ओपन या शॉर्ट। अब दूसरे की वजह से उसमें रिस्पॉन्स निकालेंगे और अगले स्टेप में इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये तो हुई थ्योरेटिकल बात, बट इस थ्योरेटिकल बात से चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होंगी जब तक हम किसी चीज में न्यूमेरिकल ना कर लें और हमें चीज क्लियर नहीं होगी। तो हम एक न्यूमेरिकल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले कि सुपरपोजिशन थ्योरम को समझाने का सबसे बेहतर जो तरीका हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी वो हो सकता है न्यूमेरिकल। सो मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं और उस न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या होता है। ठीक है यहां तक? सो वी हैव सपोज 12 वोल्ट बैटरी एक तरफ है और ये आपका हो गया 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम, दिस इज ऑल्सो, this is 6 volt and this is 2 ohm. All resistances are of 2 to ohm. Now using superposition theorem, just find current I. So using SPT find I. So superposition theorem की हेल्प से हमें क्या करना है? हमें करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले कि मैं क्या काम कर रहा हूं, अभी कोई मैं ज्यादा न्यूमेरिकल लेवल का नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे को अभी सिर्फ आपका क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो न्यूमेरिकल है। तो समझिएगा न्यूमेरिकल को, ठीक है? सो न्यूमेरिकल में मैं पहले आपको इस न्यूमेरिकल के माध्यम से जो है मैं आपको प्रोसीजर भी समझाऊंगा कि हाउ वी कैन सॉल्व द सुपरपोजिशन थ्योरम। सो सुपरपोजिशन थ्योरम देखिएगा सॉल्यूशन में पहले, और सॉल्यूशन में प्रोसीजर में देखिए पहले प्रोसीजर।
तो प्रोसीजर में देखिए पहला पार्ट क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम का पहला स्टेप जो गया है, कंसीडर डी, हम इसको V1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, ठीक है। सो कंसीडर द V1 वोल्टेज सोर्स एंड करंट ड्यू टू दिस सोर्स इन अब मैं थोड़ा सी चीजें डिफाइन करता चल रहा हूं, इट इज R1, इट इज R2 एंड इट इज R3, सही है यहां तक, दिस इज R1, दिस इज R2। सो कंसीडर द V1 वोल्टेज सोर्स एंड करंट ड्यू टू दिस सोर्स इन R3 इज I1 एंड V2 इज शॉर्ट सर्किटेड। अब जरा बातों को ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास चेक कर लेते हैं पहले मिनिमम कितने सोर्स हैं, 2 हैं, तो डेफिनेटली सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगी। अब जब सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगी तो उनके क्या स्टेप होंगे, तो मैंने क्या करा है, हमने V1 को कंसीडर किया है, इसकी वजह से इसमें करंट I1 आ रही है, उसी समय जो V2 है उसको क्या कर दिया गया, शॉर्ट, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है वो जो है शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं और जो करंट सोर्स है वो क्या किए जाते हैं, ओपन सर्किट। तो हमारे पास तो अभी जो केस हमने लिया है उसमें दोनों जो है वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है। अब जो कहा है, जो हमने प्रोसीजर में लैंग्वेज मेंशन की है, उसको एज इट इज हम फॉलो करा देते हैं। सो एज इट इज फॉलो करा देते हैं, देखिए मैं यहीं पे फॉलो कराता हूं। सो ये 6 वोल्ट को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, दिस इज शॉर्ट, सही है, और ये हम हटा देते हैं यहां से, सो जस्ट रिमूव दैट थिंग एंड दिस करंट बिकम्स I1, सही है यहां तक। सो अब इस I1 को निकालने के मेरे पास कई मेथड है, जो मेथड आपको अच्छा लगे मैं सब कुछ सिखा चुका हूं आपको, एग्री। सो पहला मेथड तो हो सकता है आप करंट डिवीजन रूल से ये करंट निकाल लें I1, दूसरा तरीका है आप I1 IA और IB मैश से मान लें, तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं नोडल से मान लें, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करें वो निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो मेथड लगा रहा हूं मैं नोडल लगा रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट नोडल पढ़ाई भी है आपको, तो मैं नोडल से सिखा रहा हूं यहाँ पे। तो अगर मैं नोडल की बात करूं तो नोडल में ये हो गया हमारा VA, और जब ये BA हो गया तो मैं इसको नोडल से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। VA माइनस 12 बटे that is 2 divided by 2 plus VA divided by 2 plus VA divided by 2 that is equals to 0, that is the किरचॉफ करंट लॉ। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम देखते हैं एलसीएम तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। 3VA बराबर 12 और VA बराबर आ गया 4 वोल्ट, ठीक है यहाँ तक। नाउ बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो कुछ और है। अभी हमारा क्वेश्चन है ये I1 फाइंड करना। क्या फाइंड करना, I1। सो I1 बराबर क्या होगा, VA डिवाइड बाई कितना रेजिस्टेंस 2 ओम, सो इट इज 4 डिवाइड बाई 2 एम्पीयर। अब जरा थोड़ी चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम अगर आपको बिल्कुल 101% समझनी है तो मेरे साथ पैरेलली चलते रहिएगा और ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये मेरी जो I1 करंट थी, V1 की वजह से जो R3 में करंट जा रही थी I1, ये फ्लो कर रही है टॉप टू बॉटम। तो मैं यहां इसका डायरेक्शन भी शो कर दे रहा हूं। क्या शो कर दे रहा हूं, डायरेक्शन भी शो कर दे रहा हूं। क्लियर है बात। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। जो स्टेप नंबर 2 है देखिएगा, स्टेप नंबर 2 नाउ स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 में इधर लगा रहा हूं, देखिए स्टेप नंबर 2। सो स्टेप 2 में क्या करना है, जो हमने V1 वोल्टेज सोर्स लिया था जिसकी वजह से रिस्पांस निकाला था, अब उसको ऑफ कर देंगे, और जो ऑफ करा था उसको क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे। सो नाउ कंसीडर V2 वोल्टेज सोर्स एंड करंट ड्यू टू दिस सोर्स इज I2 in R3 ohm resistance and V1 is short circuited. Please mention this. अब करा क्या है, अगर आप सीधी भाषा में समझें इसको, हमने पहले स्टेप में क्या करा था, V1 को यूज करा था, V1 की वजह से R3 में कितनी करंट पहुंच रही थी उसको I1 मान लिया था, और उसी समय जो V2 है इसको क्या कर दिया था, ऑफ कर दिया था। अब उसी समय अब अगले स्टेप में हमने क्या करा, V2 की वजह से जो है R3 में मैंने करंट मान ली I2, बट उसी समय V1 को क्या कर दिया,
ऑफ कर दिया, मीनिंग साइमल्टेनियसली एक बार को ऑन करना, जिसको ऑन करा इसको ऑफ, जिसको ऑफ करा इसको ऑन। अब हमने जो कहा है उसको हम बना लेते हैं, देखिए। सो इस बार ये शॉर्ट हो गया, दिस बिकम्स शॉर्ट। नाउ इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और ये हमने कितना लिया था अगर आपको याद हो, ये लिया था हमने 6 वोल्ट, ठीक है यहां तक, क्योंकि वो 12 लिया था और ये लिया था 6। अब इसकी वजह से जो मैंने करंट है वो I2 मान ली, एग्री। अब इसको अभी हटा देते हैं, क्योंकि आप पे डिपेंड करेगा कि आप ये किस मेथड से निकालना चाहेंगे। अब अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज कर दे रहा हूं। मैं इस बार जो बताऊंगा आपको बताऊंगा करंट डिवीजन से, क्योंकि मैं रूल को चेंज करता रहूंगा, जिससे आपका दिमाग में थोड़ी सी हलचल पैदा होती रहे कि हाँ जरूरी नहीं है एक ही मेथड से आंसर आएंगे ना। अब जरा इधर देखिएगा, अगर कैसे भी मुझे ये पता चल जाए कि ये बैटरी कितनी करंट प्रोवाइड करा रही है, तो मैं करंट डिवीजन लगा के काम अपना जो I2 का काम है वो निकाल लूंगा, ठीक है। अब तो चेक करते हैं, इधर से देखते हैं, दिस 2 and 2 are in पैरेलल, दिस 2 and 2 are in पैरेलल, और जब इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस काम में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो आंसर होता है हाफ। तो यहां तक हो गया 1, और ये जो 1 है वो 2 के साथ कैसे देखेगा, सीरीज में देखेगा। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो डायग्राम हमारा बनेगा ये, दिस इज 1 ohm एंड दिस इज 2 ohm एंड दिस इज योर 6 वोल्ट, एग्री। तो दिस इज 6 वोल्ट। अब देखो ये जो सर्किट है वो सीरीज सर्किट में कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये पता चल जाएगा ये बैटरी जो है कितनी करंट प्रोवाइड करा रही है। सो I बराबर V by RC, ओम्स लॉ से 6 डिवाइड बाई 3, दैट इज 2 एम्पियर। सो यहां तक आ गए हमारे 2 एम्पियर। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो ये था भाई कि 6 वोल्ट की बैटरी से कितनी करंट जो है वो मिड वाले रेजिस्टेंस में जा रही है, हमारा क्वेश्चन तो ये था। सो इसको बना लेते हैं, दिस इज 2, और ये हमारा क्वेश्चन था, दिस इज I2 इन 2 ohm। क्लियर है बात। अब मुझे ये पता चल गया कि जो 6 वोल्ट की बैटरी है वो कितनी करंट प्रोवाइड करा रही है, 2। अब चेक करो 6 वोल्ट और 2 ohm जो सीरीज में है, तो कोई करंट का डाइवर्जन नहीं होगा। अब इस पॉइंट पे आके हमें 2 पैरेलल ब्रांचेस मिल गई, तो करंट डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने और भी रूल बताए थे, अगर आपको अगर 2 इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे देन करंट विल डिवाइड हाफ हाफ। सो 2 एम्पियर आ रही है तो 1 एम्पियर इधर चली गई और 1 एम्पियर इधर चली गई। मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि I2 कितना आएगा। और अगर किसी को परेशानी है मैं फिर भी निकाल के दिखा दे रहा हूं। I2 इक्वल्स टू सोर्स करंट 2 एम्पियर आ रही है, मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाय 2 + 2 दैट इज 4, तो 2 जा 4 दैट इज 1 एम्पियर। सो दिस इज अबाउट द सेकंड स्टेप। तो अब आ गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है वो भी देख लेते हैं। नाउ थर्ड स्टेप को निकालने से पहले मैं एक चीज और कर लूं। अब ये चेक कर लीजिए, ये कंफर्म कर लीजिए कि जैसे इस जो 12 वोल्ट का सोर्स लगा था उसकी वजह से जो करंट जा रही थी वो जा रही थी टॉप से बॉटम, और टॉप से बॉटम को और मानने का तरीका है, आप कुछ भी कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, A to B, B to A लाइक दैट। सो बट मैं यहाँ पे नोटेशन यूज कर रहा हूं। सो जो 6 वोल्ट की बैटरी है उसकी वजह से भी जो करंट है वो जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा, अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप कह रहा है हमारा, नाउ करंट ड्यू टू बोथ सोर्सेस, करंट ड्यू टू बोथ सोर्सेस इज व्हाट। अब चेक करते हैं, I इक्वल्स टू I1 प्लस माइनस I2 क्या होगा, चेक करते हैं। प्लस होगा माइनस होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो 12 वोल्ट की वजह से करंट थी वो भी डाउनवर्ड थी, और जो 6 वोल्ट की वजह से करंट है वो भी डाउनवर्ड है। सो आई जस्ट टेक I1 प्लस I2 here, not I1 minus I2, but in some numerical you will get difference of current. So इन्हीं चीजों का ध्यान रखना कि आपको स्टेप समझ में आ गया और आपने लास्ट स्टेप में जाके क्वेश्चन गलत कर दिया तो भी सब कुछ बेकार हो जाएगा, सही है। तो यहां पर जो हमारा I आएगा वो कितना आएगा, I1 प्लस I2, and I1 is how much, 2 ampere, and I2 is how much, it is 1 ampere. So total answer is 3 एम्पियर। क्लियर है यहां तक बात। अब और मैं कुछ आपको नई नई बातें सिखाऊंगा इससे रिलेटेड। क्लियर है यहां तक। सो जस्ट पेशेंस रखिएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर एक्स्ट्रा मिलेगा इस न्यूमेरिकल से। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्या सिखाना चाह रहा हूं वो समझिएगा बात मेरी, ठीक है। सो जस्ट आई विल मेक सम स्पेस ऑन द ब्लैक बोर्ड सो वी विल एंजॉय दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। सो मैं दोनों को मिटा दे रहा हूं यहां पर, पूरे स्टेप्स को, क्योंकि आप पॉज करके देख सकते हैं इस वीडियो को। नाउ
अगर मैं बात करूं यहां से V1 की वजह से करंट थी I1 और वो वैल्यू कितनी थी 2 एम्पियर, सही है यहां तक। और V2 की वजह से कितनी करंट थी I2 एंड इसकी वैल्यू थी 1 एम्पियर। क्लियर है बात। अब दोनों एक साथ लगेंगे V1 प्लस V2, तो इनकी वजह से करंट कितनी आ गई 3 एम्पियर। क्लियर है। सो पहले मैं आपको स्टेटमेंट का मीनिंग सिखाऊंगा, देन वी विल सी। सो क्या स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट ये था किसी भी लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क में अगर दो से ज्यादा एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है तो ओवरऑल रिस्पांस जो है किसी एलिमेंट में, ओवरऑल रिस्पांस का मतलब चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, तो ओवरऑल रिस्पांस इन एनी एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ईच सोर्स acting alone and all other sources are replaced by short circuit। I hope so। अब आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मीनिंग क्या है? अगर किसी भी सर्किट में जो लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क है उसमें दो से ज्यादा एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है तो ओवरऑल रिस्पांस निकालने के लिए आपको करना क्या है? ओवरऑल रिस्पांस का मतलब जो टोटल 3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है उसको निकालने का तरीका क्या है? आप हर सोर्स को सेपरेटली कंसीडर करिए, उस समय दूसरे को रिप्लेस कर दीजिए उसके इंटरनल इंपीडेंस से। तो इसको शॉर्ट करिए था, जब इसको मैंने यूज करा था तो इसको शॉर्ट कर दिया था, जब इसको यूज करा था तो उसको क्या कर दिया था? शॉर्ट कर दिया था। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। क्लियर है बात। अब हम कुछ और चीजें सीखते हैं। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर 1। जो स्टेटमेंट है मैंने उसको मैथमेटिकली ड्रॉ कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द कंक्लूजन नंबर 1 अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। नाउ अब मैं कंक्लूजन नंबर 2 देना चाहूंगा। सपोज इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाता कि टोटल वोल्टेज फाइंड करो, किससे? सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्वेश्चन यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सो दिस इज क्वेश्चन। यहां पर हमारा 12 वोल्ट था, ये 6 वोल्ट था, ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, ये भी 2 ओम था। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि सुपरपोजिशन की हेल्प से हमें क्या बताना है? V बताना है। क्लियर है। सो अब देखिए जरा, अब सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। V1 की वजह से आया था I1 और I1 की वैल्यू कितनी थी? 2 एम्पियर। अब इसकी वजह से जो होगा V1 बराबर होगा I ओम्स लॉ I1 इंटू R, और I1 कितना है? 2, R कितना है? 2, तो 4 वोल्ट हो गया। एग्री। सिमिलरली V2 की वजह से जो थी I1 थी, I2 थी, वो कितनी थी? 1 एम्पियर थी, और V2 बराबर I2 इंटू R, क्योंकि रेजिस्टेंस है वही जिस रेजिस्टेंस में निकालना है। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना? सॉरी, दिस इज 2 ओम, और 2 दैट इज 2 वोल्ट। सो ओवरऑल आंसर इज 6 वोल्ट। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर करंट पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे, वोल्टेज पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे। अब मैं आपको और भी बता सकता हूं कैसे निकाल सकते हैं। आपने टोटल करंट निकाली थी I = I1 प्लस I2, ये कितनी आई थी? 3 एम्पियर। यही तो 3 एम्पियर आई थी। अब इसमें डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा दो, V = IR। तो I की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 6 वोल्ट। तो मुझे ये समझ में आ गया हम सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से जो है करंट की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और वोल्टेज की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ अब जो थोड़ा सा और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं इस थ्योरम में कंक्लूजन नंबर 3 की हेल्प से। नाउ कंक्लूजन नंबर 3 सही है यहां तक। अब हम कर क्या रहे हैं ये जरा समझिएगा। हम कर क्या रहे हैं? हम सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो करंट पे भी लगा रहे हैं, सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो वोल्टेज भी लगा रहे हैं। क्लियर है। बट क्या पावर पे अप्लाई होगा? चेक कर लेते हैं एक बार कि होगा या नहीं होगा। तो हमारी जो पहली करंट थी वो थी I1 बराबर कितना था? 2। तो अगर मैं पावर निकालूं P1 बराबर I1 स्क्वायर R, तो ये हो गया P1 I1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर।